ड्रामे की स्टार्टिंग में यन बताती है कि आज मेरी शादी हानक्यो के साथ होने वाली है। उसने मुझे 3 बार प्रपोज किया था। उसकी इतनी सिंसियरिटी देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे वो कुछ भी करे मैं उसे 3 बार माफ कर दूंगी। तभी शीशी उससे बोलती है कि ये ड्रेस क्यों ने मेरे लिए मंगवाई थी, तुमने इसे क्यों पहन लिया? अगर तुमसे ब्रेकअप हुआ होता ना तो कंपनी की इमेज खराब हो जाती, इसलिए वो तुमसे शादी कर रहा है, वरना तुम्हारे पास है ही क्या? यन कहती है कि आंखें खोल के देखो, मैं वेडिंग ड्रेस में हूँ, वो तुमसे कैसे एंगेजमेंट करेगा, वो भी इस ड्रेस में। शीशी कहती है कि तुम्हें क्यों से शादी करनी है ना, तो ठीक है आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ब्राइडल मेकअप देती हूँ, और वो उसका मेकअप खराब कर देती है। यन सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शीशी क्यू को भी लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं तो बस ड्रेस ट्राई कर रही थी, पर यन ने मेरी ड्रेस फाड़ दी, अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? क्यू यन से कहता है कि इस ड्रेस को उतारो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, डीके का इन्वेस्टमेंट सिर्फ शीशी की वजह से मिल रहा है, वो कभी शादी में नहीं गई, वैसे भी तुम्हारे साइड से कोई नहीं आया तो तुम ब्राइडमेड ही बन जाओ। ड्रेस तो वैसे भी ले ली है, बाद में जितनी बार चाहे उतनी बार पहन लेना, आज शीशी से पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? यन कहती है कि ब्राइड में वेडिंग ड्रेस पहनेगी, ये क्या मजाक है? क्यों कहता है कि बस करो, और वो उसकी ड्रेस उतारने लगता है और वही फेंक कर चला जाता है। तभी यन को उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं ऑलरेडी वेडिंग वेन्यू पे आ गई हूँ, तुम क्यू को कब बताओगी कि तुम ही डीके की असली फाउंडर हो? इतने सालों से तुम ही उसकी हेल्प कर रही थी, सच पता चलेगा तो शौक हो जाएगा। फिर हमें वेडिंग का सीन दिखाते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे ग्रूम ब्राइडमेड्स को क्यों पकड़ के चल रहा है, और ब्राइड तो पीछे खड़ी है, कुछ तो गड़बड़ है। शिशियन से कहती है कि देखो क्यू ने मेरे लिए न्यू ड्रेस भी ऑर्डर कर दी, भले ही वो तुमसे शादी करेगा लेकिन प्यार तो वो सिर्फ मुझसे करता है। और वो उसे धक्का दे के गिरने का नाटक करती है और बोलती है कि तुम गुस्सा हो तो ठीक है, पर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? क्यों कहता है कि शीशी से सॉरी बोलो। यन कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे धक्का दिया था। मैं ड्रेस वाली बात इग्नोर कर सकती हूँ, पर ये वाली बात नहीं। क्यों कहता है कि तुम ही उसे टारगेट कर रही हो, वो अभी यंग है इसलिए उसे ड्रेसिंग का शौक है, और उडीकी की प्रेसिडेंट भी है, उसके बिना हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, जल्दी करो और सॉरी बोलो। यन कहती है तो तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है, असल में मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। क्यों कहता है कि बस मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी, अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो ये शादी अकेले एंजॉय करो। और उस शीशी को लेकर वहाँ से चला जाता है, और साथ ही वहाँ खड़े सारे लोग भी चले जाते हैं। यान की फ्रेंड उससे बोलती है कि डीके ग्रुप को तुमने खुद बनाया था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ क्यू के लिए, और चुपके से उसी कंपनी को ग्रो किया, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है तो क्या तुम अभी भी उसमें इन्वेस्ट करोगी? यान कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, ये मैं उसे सिर्फ 3 चांस दूंगी। इसके बाद वो डिनर बना के क्यू का वेट कर रही होती है, बट क्यू पूरी रात वहाँ नहीं आता और सुबह आके ब्रेकफास्ट करने लगता है। यान कहती है कि पहले तो तुम मुझे शादी में छोड़कर चले गए और वेडिंग नाइट भी बाहर बिताई, क्या मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ या नहीं? क्यों बोलता है कि तुम्हें ड्रेस चाहिए ना, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम नहीं ले आना, अब चुप रहो। और हाँ मुझे पता है कि शीशी अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, पर मैं श्योर हूँ कि वही डीके की फाउंडर है। 2 दिन बाद साइनिंग इवेंट होने वाला है, इसलिए मुझे शांति से रहने दो। यन कहती है कि अगर वो फाउंडर है तो मैं क्या हूँ? क्यों बोलता है कि तुम बस एक लकी लड़की हो जो रिच फैमिली में शादी करके आ गई, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी एन को वॉमिटिंग आने लगती है। क्यों बोलता है कि मेरे सामने बेचारी बनने का ड्रामा मत करो, तुम्हें देख के बस इरिटेशन होती है, मेरा तो अब खाना खाने का भी मन नहीं करता। यन कहती है कि तुम्हें भूख नहीं है या फिर तुम शीशी के साथ पेट भर कर आए हो। क्यों कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था अब मिल गया है ना, शादी भी हो गई, इतना बड़ा घर भी मिल गया, मुझे सब पता है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती थी, मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है तो सीधा बोल देती ना कि तुम्हें सीईओ की वाइफ बनना है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? वैसे में दिखाते हैं कि वो यन को एक आदमी के साथ देख लेता है, बट जब तक वो उनके पास जाता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यन कहती है कि तुमने मुझे शादी में अकेला छोड़ दिया और मैं रात भर तुम्हारे लिए ये सब बनाती रही, और तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। क्यों बोलता है कि ठीक है अब कुछ मत बोलो, तुम्हें भूख लग रही है ना, चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। जैसे ही यन कार में बैठती है तो उसे शीशी के कपड़े मिलते
हैं। क्यों कहता है कि कल शीशी गिर गई थी और ये जो कपड़े हैं वो भी उसने ड्रेस चेंज करते हुए गिरा दिए होंगे, तुम ज्यादा मत सोचो। वैसे हमारी वेडिंग रिंग कहाँ है? फ्लैश में दिखाते हैं कि क्यों उससे बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी रिंग है, लेकिन बाद में मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी रिंग खरीदूंगा। यन कहती है क्यों मुझसे खो गई? क्यों कहता है कि मुझे पता है तुम्हें वो पसंद नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें एक नई रिंग दिलाऊंगा। यन कहती है कि ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं जा रही हूँ। क्यों कहता है कि चलो अभी के अभी रिंग लेकर आते हैं। तभी उसे शीशे का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे अकेले में डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ, वैसे भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे। क्यों यन से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, अभी मॉल यहीं पास में है, तुम खुद ही खरीद लेना। यन कहती है पर यहाँ से घर काफी दूर है, पहले मुझे ड्रॉप कर दो। लेकिन क्यू उसकी बात सुनता ही नहीं, जिससे रेन बारिश में खड़ी होकर रोने लगती है। जब वो घर आती है तो शीशी उसे वीडियो कॉल करके बोलती है कि देखो, जब बिजली गिर रही थी तब क्यू मेरे साथ था, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। यन कहती है कि उसकी लास्ट मिस्टेक थी और वो कॉल पे कहती है कि डिवोर्स पेपर तैयार करो। दोस्तों शीशी सोचती है कि मैं बस नकली फाउंडर बनी रहूंगी, जिससे मेरे आसपास ही घूमता रहेगा। वैसे भी मैंने पता कर लिया है कि डिकी का असली फाउंडर कभी पब्लिक इवेंट में नहीं आता। और वो क्यू से कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े गीले हो गए। क्यू कहता है कि अब बहुत लेट हो रहा है, बारिश भी रुक गई, मुझे चलना चाहिए। शीशी कहती है कि नहीं, आज रात 12 बजे के बाद मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगे? इसके बाद वैसे भी मैं अब लोग चली जाऊंगी। क्यू बोलता है कि यन ने कार्ड यूज भी नहीं किया और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। केक में यन से ही बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए बना देगी। फिर घर आके वो यन से कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्या, इसलिए तुमने रिंग भी नहीं ली। यन कहती है कि मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी, वो तुम्हारी है, तुम जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। क्यों बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी थी, शीशी कंपनी में बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, तो क्यों ना हम केक बना के उसे बर्थडे गिफ्ट दे दें, वैसे भी उसे तुम्हारा रैबिट केक बहुत पसंद है। फिर वो उसे मनाने लगता है कि प्लीज मान भी जाओ, वैसे भी वो अब लौट जाने वाली है, फिर हम भी हनीमून पर चले जाएंगे। तब याना अपनी बेबी से कहती है कि शायद मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए। फिर वो केक बनाने में लग जाती है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। जैसे तैसे वो केक बना के कंपनी में आती है, तब क्यू सबसे बोल रहा होता है कि मैंने यन से शादी बस इसलिए की क्योंकि मुझे उस पर तरस आ गया था, उसका कोई फैमिली नहीं है, अगर मैं उसे शादी नहीं करता तो लोग मेरे बारे में क्या बोलते, और वैसे भी मुझे बच्चे चाहिए थे, मेरे लिए बस वो एक जिम्मेदारी है। तभी यन कंपनी में आ जाती है। शीशी बोलती है कि तुमने सच में उससे मेरे लिए केक बनवाया, तो फिर फर्स्ट बाइट भी तुम ही खाओ। बट क्यू तो यन के हाथ को देखता रहता है। तभी शीशी क्यू को पकड़ के उसके फेस पे केक लगा देती है और उसे खा लेती है। ये देखकर यन के होश उड़ जाते हैं, जिससे वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। क्यू उससे बोलता है कि मेरी बात सुनो। यन कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्यू कहता है कि मुझे छोड़ के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसे है ना रहने की जगह। यन कहती है कि तुम्हें से क्या मतलब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पास आना था। तब क्यू की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और वो केक भी उसके ऊपर गिरा देती है और कहती है कि मेरे बेटे के पैसे उड़ाने के अलावा और क्या किया है तुमने, इतने साल हो गए एक बच्चा तक भी नहीं हुआ तुमसे। यन कहती है कि अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं रोड पे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। क्यू की मॉम कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नजर पहले से ही मेरे बेटे पर थी, मेरा बेटा अब एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन है और तुम कुछ भी नहीं हो। सुन लो, साइनिंग डिनर से पहले तुम्हें मेरे बेटे से डिवोर्स लेना होगा, अब शीशी ही हमारी बहू बनेगी। यन कहती है कि मेरे बिना तुम्हारी कंपनी कभी पब्लिक नहीं हो सकती। तब लोग बोलते हैं कि क्या तुम डीके ग्रुप से हो? यन कहती है कि अगर मैं हूँ तो क्या हुआ? तब सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि मॉम कहती है कि शीशी प्रेग्नेंट है, मैं उसे अब्रॉड नहीं जाने दूंगी। तब क्यू यन को समझाने की कोशिश करता है। उसकी मॉम कहती है कि इससे बात मत करो, इसने तुम्हारे 7 साल बर्बाद कर दिए, अभी के अभी इसे डिवोर्स ले लो। यन कहती है तो ठीक है, मैं इन पेपर पे साइन कर देती हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना। तभी वहाँ लाइट चली जाती है, सब लोग चिल्लाने
लगते हैं कि आग लग गई। ऐसा कहकर वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी क्यू शीशी को लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर उसकी मॉम उसे अंदर जाने नहीं देती येन को बचाने के लिए। वो कहती है कि काश वो वही मर जाए। तभी थोड़ी देर बाद येन वहाँ से बाहर निकलती है, जिस पर उसका सेक्रेटरी उसे संभालता है। क्यू उससे बोलता है कि तुम कौन हो, ये मेरी वुमन है, अपने गंदे हाथ हटाओ उससे। येन कहती है कि ये लो डिवोर्स पेपर, मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे, अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वहाँ गाड़ियों का बड़ा सा काफिला आ जाता है। सब लोग बोलते हैं कि ये तो डिकी गुरु का कॉर्वे लग रहा है। तभी वहाँ चेनियन से बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यूयन से बोलता है कि कितने आदमियों के साथ अफेयर चला रही हो, ये दो आदमी कौन है। येन कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, जाके अपनी लवर और उसके बच्चे का ख्याल रखो। क्यू कहता है कि तुम पागल क्यों हो रही हो, डीके की प्रेसिडेंट तो शीशी है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो बाद में जो बच्चा होगा मैं उसे बोल दूंगा कि वो तुम्हें मॉम बुलाए। तब चैन बोलता है कि डीकी की फाउंडर ओ अभी ये क्या मजाक चल रहा है। क्योंकि मॉम बोलती है कि तुम्हारे जैसा सिक्योरिटी गार्ड फाउंडर के बारे में क्या जानता होगा, और अपने बेटे से बोलती है कि इस लड़की को यूं ही मत जाने देना, इससे वो सारा पैसा लो जो तुमने इस पर खर्च किया था। क्यों बोलता है कि हाँ, इतने सालों में जो पैसे मैंने तुम पर खर्च किए वो सब मुझे वापस करो। तब क्यों की मॉम येन से लड़ने लगती है, जिस पर चैन उन्हें धक्का देकर गिरा देता है और वो चिल्लाकर लोगों को बुला लेती है। वो कहती है कि ये घटिया लड़की और इसका आदमी मेरी बेटी को मार रहे हैं, आग भी इन्हीं लोगों ने लगाई थी। तब लोग येन को भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक साथ दो आदमी को फंसा रही है, क्या शर्म नहीं आती इसे, इससे अच्छा तो सीधा काम ही कर लेती। और वो लोग उस पर बोतल फेंकने लगते हैं। वह बोलता है कि चलो यहाँ से, तुम प्रेग्नेंट हो। येन कहती है कि नहीं, मैं खुद इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिर वो वहाँ पाइप को उठाकर उन सब लोगों पर पानी डालने लगती है, जिससे वो लोग पूरी तरह से भीग जाते हैं। कार में येन से उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, क्यों वो कमीना, मैं अभी डिकी का इन्वेस्टमेंट कैसे करवा देती हूँ, साइनिंग डिनर भी नहीं होगा। येन कहती है कि नहीं, डिनर होगा और मैं खुद वहाँ जाऊंगी। फिर वो चैन से कहती है कि आज के लिए थैंक यू। चैन बोलता है कि मुझसे इतनी फॉर्मल मत हो, अगर मैं अब्रॉड पढ़ने नहीं गया होता तो हमारा ब्रेकअप नहीं होता। अब तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। येन कहती है पर मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। चैन कहता है कि अगर बात तुम्हारी हो तो मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। क्या अब तुम नहीं चाहती एक नए स्टेटस के साथ डिनर में जाके क्यू का फेस देखना। येन कहती है कि ठीक है, वैसे भी बच्चे को एक अच्छा फारा चाहिए। आज के डिनर में डी की ग्रुप यंग ग्रुप में इन्वेस्ट करेगा, तुम साइन के लिए रेडी रहना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है। फिर हमें साइनिंग सेरेमनी दिखाते हैं, जहाँ सब लोग क्यू को टैलेंटेड और स्मार्ट बोल रहे होते हैं। क्यू कहता है कि आज का हीरो मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ तक शीशी की वजह से पहुंचा हूँ। तभी वो येन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, आज का इवेंट तुम्हारे लेवल का नहीं है। येन बोलती है कि मैं जब चाहे ऐसी जगह पर आ सकती हूँ। क्यू की मॉम बोलती है कि डीकी का इवेंट है, यहाँ सब बड़े लोग आए हैं, तुम जैसे पार्ट टाइम वर्कर यहाँ नहीं आ सकते। लगता है कि अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, इसलिए तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। क्यों उससे बोलता है कि अगर तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना सकता हूँ, पर आज नहीं, ये जगह ड्रामे के लिए नहीं है। जब मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो मैं तुम्हें शहर के बाहर एक घर दे दूंगा। तब येन उसे लात मार के दूर कर देती है। उसी वक्त वहाँ शीशी भी आकर बोलती है कि सच बताओ, किसके साथ सो के अंदर आई हो तुम। यान बोलती है कि मैं बिना किसी के सहारे यहाँ आई हूँ। शीशी बोलती है तो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है। यान बोलती है कि मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मैं प्रेसिडेंट यांग की फियांस हूँ। तब शीशी हंसकर बोलती है कि झूठ बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च ही कर लेती, मिस्टर यांग तो इतने सालों से अब्रॉड में है, मान भी लो कि वो आ भी गए तो तुम दोनों कैसे मिल गए। क्यों बोलता है कि तुम जानती हो कि मैं यांग ग्रुप से कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर भी तुम उनका नाम यूज करके मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो। येन कहती है कि सोच लो, डीके ने अभी तक ऑफिशियली इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर डीके ने यांग में इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारी हालत क्या होगी। शीशी कहती है कि इन्वेस्टमेंट कोई मजाक नहीं होता, वो तो क्यू को ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तब येन कहती है तो अच्छा बताओ, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट क्यू को दिया है उसमें क्या कंडीशन थी। शीशी बोलती है कि वो सब तो कंपनी के सीक्रेट हैं, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ,
आज की डिनर के लिए मैंने क्यू का सूट इटली के टॉप डिजाइन से बनवाया है। कॉन्ट्रैक्ट भी गोल्ड प्लेटेड है और साइन करने वाली पैन में 800 डायमंड लगे हुए हैं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? तुम तो बस एक हाउसवाइफ थी, पर अब तो वो भी नहीं हूँ। यैन कहती है कि मुझे ये सब चाहिए होगा तो मैं कभी भी ले सकती हूँ, पर इंसान की वैल्यू इन चीजों से नहीं होती। शीशी कहती है कि यहाँ एटीट्यूड मत दिखाओ, अगर तुम्हें लग्जरी का शौक नहीं होता तो तुम यहाँ आई नहीं होती। क्यों कहता है कि बाद में जब तुम्हारी बेइज्जती होगी तो मेरे पास भीख मांगते हुए मत आना। यन कहती है कि इंसल्ट तो तुम्हारी होगी। शीशी कहती है कि अपने गंदे हाथों से क्यों को मत छुओ, और ये प्लास्टिक ने लेकर आई हो मुझे कॉपी करने के लिए। फिर वो उसकी रिंग निकाल कर फेंक देती है। तब यन भी पीछे नहीं हटती और उसे धक्का देकर गिरा देती है, क्योंकि मॉम बोलती है कि ये इवेंट है, कोई सब्जी मंडी नहीं। ये ड्रेस और परफ्यूम लगाने से तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं सकती। ये लो पैसे, जाके नहा लो, यहाँ सब बड़े लोग आने वाले हैं। सब लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, तुम जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। शीशी कहती है कि नहा के किसी नाइट क्लब में जॉब ढूंढ लेना, शायद कोई गाड़ी मिल जाए तुम्हें। यन कहती है कि तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है, बस डीकी का नाम सुना और सब झुक गए, इसलिए यांग चैन इतने सालों से टॉप पे है। शीशी कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, कि वो एक जीनियस बिजनेसमैन है, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि वो कैपेबल है, और तुम जिस यांग चैन की बात कर रही हो वो मेरे हिसाब से बस लकी है। यन कहती है कि आज कियो को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, उसके नसीब में सक्सेस लिखी ही नहीं। मैं इसे ऊपर उठाना चाहती थी, हाई सोसाइटी में लाना चाहती थी, पर इन्वेस्टमेंट मिलने से पहले ही इसने अपनी असली औकात दिखा दी। क्यों हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे हाई सोसाइटी में लाओगी, आज जो तुम यहाँ खड़ी हो वो मेरी वजह से है, वरना यहाँ से कब की धक्के मार के निकाल दी जाती। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। 7 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी औकात अच्छे से जानता हूँ। तुम बस एक चीप लड़की हो जो आदमी को फंसाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तब यन कहती है कि तुम भूल गए, तुम्हारी कंपनी शुरू करने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे। क्यों कहता है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, अब निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो यांग ग्रुप का सेक्रेटरी आते ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा देगा। यन कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी जो तुम जैसे इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर आज मैं अपनी गलती सुधारूंगी। तुम जैसे घटिया इंसान की जगह इस कॉन्ट्रैक्ट जैसी होनी चाहिए, सीधा कचरे में। क्योंकि मम कहती है कि पागल लड़की, तुमने मेरे बेटे का साइनिंग यूनियन बर्बाद कर दिया, कोई इसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी चैन बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि इसमें हिम्मत है उसे छूने की, और कहता है कि मैं यांग चैन हूँ, यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट। किसने बोला मेरी फियोंस को बाहर निकालने को? क्यूएन से कहता है कि तुम हमें बेवकूफ समझ रही हो क्या? मैंने इसे पहले भी देखा है, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जो उस दिन तुम्हारे साथ था, अब इसको मिस्टर यांग बना दिया, ये तो हद ही हो गई। चैन कहता है कि मेरी गलती है, मैं ज्यादा लो प्रोफाइल रहता हूँ, सेक्रेटरी जू ने भी कभी मेरी इमेज पब्लिक नहीं की। क्यों कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं सोच लूं तुम्हें छोड़ने का। यन कहती है कि तुम पहले डिलीवरी बॉय हुआ करते थे, थोड़ा पैसा क्या कमा लिया, आम लोगों को नीचा दिखाने लगे। क्योंकि मॉम चैन से कहती है कि इस बेकार औरत ने मेरे बेटे को फंसा लिया, तभी ये सब ड्रामा हुआ है। 7 साल से ये से चिपकी हुई थी, आज फिर से आ गई सब बर्बाद करने। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहाँ सब बड़े लोग आने वाले हैं, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते। मेरी बात मानो तो अपना झूठ मान लो और सॉरी बोलकर निकल जाओ। ये सब सुन के चैन को मजा आ रहा होता है। वो यन से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी हिम्मत वाली होगी। यन कहती है कि क्या तुम मुझ पर इतना फिदा हो गए या फिर भूल गए कि मैं कौन हूँ? क्यों कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये कोई तुम्हारे फ्लर्ट करने की जगह नहीं। शीशी उससे कहती है कि मिस्टर यांग अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, जब सेक्रेटरी जो आएंगे और देखेंगे कि तुमने उनकी कंपनी की इंसल्ट की है तब तुम्हारी खैर नहीं। चैन कहता है कि बस बहुत हो गया, ये मेरा पर्सनल कार्ड है, स्कैन करके मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लो। तब शीशी उस कार्ड को फाड़ देती है, ये बोल के कि मिस्टर यांग तो अभी अब्रॉड में है, यहाँ ड्रामा करना बंद करो और निकल जाओ। यांग कहती है कि वैसे तुम तो डीकी की प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम तो मिस्टर यांग को जानती होगी, अभी उन्हें कॉल करो और पूछो कि चाइना आए भी है नहीं, बोलो डर क्यों रही हो, या फिर तुम डीकी की प्रेसिडेंट हो ही नहीं। क्यों कहता है कि बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी वहाँ सेक्रेटरी जो आ जाता है। क्यों उससे कहता है कि गंदा सिक्योरिटी गार्ड मेरे इवेंट में घुस गया और ये औरत खुद को मिसेस यांग बोल रही है, इन्होंने मेरा साइनिंग इवेंट भी बर्बाद कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया। तब सेक्रेटरी हंसकर सब कुछ सुन रहा होता है।
शीशी उससे बोलती है कि इसने तो मिस्टर यांग का फेक बिजनेस कार्ड तक भी बना लिया, और हाँ, भले ही हमने जियांग फल में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन यांग जैसे बड़े ग्रुप के लिए ये सब अलाउ करना सही नहीं होगा। ऐसे लोगों को तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वरना कल को कौन ट्रस्ट करेगा आपके यांग ग्रुप पे। तब सेक्रेटरी क्यू को थप्पड़ मार देता है। शीशी बोलती है कि आपको क्या हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आप में इन्वेस्ट नहीं किया आप क्यू को मारोगे। सुन लो, आज के बाद डिकी कभी तुम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तब सेक्रेटरी उसे भी थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अगर तुम डिकी की फाउंडर हो तो हम फिर किसके साथ डील कर रहे हैं। चैन बोलता है कि इन्हें छोड़ो, जो डॉक्यूमेंट तुमने रेडी किए थे वो लाए हो कि नहीं। सेक्रेटरी कहता है कि सब कुछ रेडी है, अभी के अभी साइन हो सकता है। तब सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या ये सच में यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। क्यों कहता है कि ये तो एक नॉर्मल सा गार्ड था ना, प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। चैन बोलता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यांग चैन हूँ, यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट, और ये मेरी फियोंस गुयेन है। क्योंकि वो कहती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, ये बस एक घर पे रहने वाली औरत है, काम तक भी नहीं किया कभी इसने, ऐसी लड़की से आप क्या शादी करोगे। क्यों कहता है कि आपको पता नहीं है कि जब ये मेरे साथ थी तब भी इसके अफेयर चल रहे थे, इसकी शक्ल पे मत जाना, धोखा खा जाओगे। हम सब यहाँ टैलेंटेड लोग हैं, और जब मुझे डिकी की से मिल जाएगी तो हम अपना एम्पायर बिल्ड करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी लड़की के साथ रहोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। चैन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उल्टा मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, अगर तुमने यान को डिवोर्स नहीं दिया होता तो मुझे ये चांस ही नहीं मिलता। क्यों कहता है पर तुम तो किसी और के लेफ्ट ओवर के साथ हो, अब्रोड पढ़ाई करके क्या कचरा उठाना सीख के आए हो। चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, कचरा साफ करना भी मेरी जॉब का पार्ट है, और तुम जैसे लोग सबसे बड़ा कचरा हो। क्यों कहता है कि समझ गया, तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिला इसलिए तुम बदला ले रहे हो, बस वेट करो, जब मुझे डिकी का इन्वेस्टमेंट मिलेगा मैं तुम्हारी कंपनी पर कब्जा कर लूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक बेकार औरत पर ट्रस्ट करने का रिजल्ट क्या होता है। यान कहती है तो तुम्हारी नजर में बेकार हूँ, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ सब मेरा ही सपोर्ट था। क्यों कहता है कि 7 सालों में अगर मेरा करियर आज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रुकती, इतनी इनोसेंट मत बनो। उसकी मॉम बोलती है कि मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, इस औरत को घर का काम भी नहीं आता, बस सीसी ही मेरी बेटे की लकी चार्म है, अगर तुम नहीं होती तो मेरा बेटा आज टॉप पे होता। यान कहती है कि तुम्हारे लिए सीसी सब कुछ है और मैं कुछ नहीं, तो चलो देखते हैं मेरे बिना तुम्हें डिकी का इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है। मैं ऑफिशियली बोल रही हूँ कि डिकी और तुम्हारी डील आज कैंसिल होती है। क्यों बोलता है कि तुम होती कौन हो कैंसिल करने वाली, डिकी की फाउंडर सीसी है और डील ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। यान कहती है कि ऑफिशियली एग्रीमेंट देख लो, डीके और यांग ग्रुप के बीच सील भी लग चुकी है, बस चैन के साइन का वेट है। क्यों शीशी से बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। शीशी बोलती है कि मैंने कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। तब क्यू उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है जिसमें यान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी होती है। क्यू चैन से कहता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, इसने तुम्हें फिर से बेवकूफ बना दिया। चैन कहता है कि प्रेगनेंसी से क्या होता है, मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और उसे अपना प्यार दूंगा, उसे कभी अपने असली बाप की याद नहीं आएगी क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है। यान कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ नहीं होता, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज सकती हूँ, उसकी लीगल वैल्यू भी सेम होती है। सब बोलते हैं कि औरत इसका डीके ग्रुप से क्या कनेक्शन है। क्यों शीशी से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। शीशी कहती है कि लगता है तुम सब इसके झूठ में आ गए हो, सिक्योरिटी कहाँ है, इसे बाहर निकालो। तभी वहाँ यान की फ्रेंड ली भी आ जाती है। क्यों बोलता है कि अरे सिस्टर ली अब यहाँ आ गई, आज यहाँ एक लड़की डीके ग्रुप की प्रेसिडेंट बनने का ड्रामा कर रही है मेरी डील खराब करने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। और वो फैंग को देखकर बोलता है कि वो आदमी है ना, शायद उसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप भी यही है। तब क्यू को एक थप्पड़ पड़ता है। यान फैंग को अपना भाई कहकर बुलाती है और ली उसे डीके ग्रुप की चेयरमैन बोल के रिप्रेजेंट करती है। ये देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। क्यों कहता है कि अगर तुम डीके ग्रुप की फाउंडर हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम पहले बता देती तो आज हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। यान कहती है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, एक भी तुमने नहीं समझा, अब क्या पछतावा हो रहा है तुम्हें। 7 साल रहने के बाद भी तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम ऊपर उठना चाहते थे लेकिन मुझे छोड़ दिया जिसने तुम्हें ऊपर तक पहुँचाया था। क्यों कहता है कि ये सब शीशी की वजह से हुआ है, उसने मुझे फंसाया और कंफ्यूज किया। उसकी मम कहती है कि हाँ तुम दोनों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, बस एक गलतफहमी थी, अब तुम दोनों वापस पैचअप कर लो। यान कहती है
कि तुमने ही तो मुझे चीप बोला था और कहा था कि मेरा पैसा गंदा है। अब जब मेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई है तो अब पछता रही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जंग फैमिली के एसेट मैं तुरंत सेटल करवाऊंगी और जल्द ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम्हारे लिए यही सबसे बेस्ट एंड है। तब की रिपोर्ट देखकर बोलता है, तो तुम 3 महीने के प्रेग्नेंट हो, मतलब ये बच्चा मेरा है। मुझे कुछ चांस दे दो, प्लीज ऐसा मत करो। तुम अपने बच्चे को बिना घर के रखना चाहती हो क्या? यन कहती है कि तुमने खुद कहा था ये बच्चा किसी और का है। मेरे भाई को भी तुमने मेरा लवर बना दिया। हाँ, बच्चे को घर चाहिए, पर उसे ऐसा डैड नहीं चाहिए जो इतना गिरा हुआ हो। तुम कभी उसे देख भी नहीं पाओगे। फिर उस शीशी से कहती है कि बोलो अब तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगी? शीशी कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। यान कहती है कि ऐसे कैसे? अगर आज तुम डिकी की फाउंडर होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देती? और वो गार्ड से बोलकर उसे वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद चैन और वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। यान उससे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अगर तुमने मुझे नाराज किया ना तो मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। चैन बोलता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अच्छा काम करूंगा। तभी क्यू बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, अब मेरा क्या होगा? और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।